Hello everyone. So today we are going to start revision of FF1 with section B. So first question is, which modern mechanical equipment is used to harvest crops in large field? तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं. तो हार्वेस्टर यूज़ किया जाता है मॉडर्न इक्विपमेंट के तरीके से. सेकेंड क्वेश्चन इज विच इक्विपमेंट इज़ यूज टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम इट्स क्रॉप, कि कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है सीड्स को क्रॉप से अलग करने के लिए. तो थ्रेशर है वो यूज़ किया जाता है. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नेट हाउस. तो नेट हाउस इज टाइड विथ वन साइड एंड ऑल्सो ऑन द टॉप ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेस, क्योंकि हम जो ग्रीन कलर का पूरा लेयर है या तो एक ऐसा कपड़ा कि जो वन साइड से लेके पूरा टॉप कवर हो जाता है, जो प्लांट को हीट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, उसको नेट हाउस कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड. तो स्प्रेयर है वो यूज़ किया जाता है. सेक्शन बी की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन मेथड और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड. ड्रिप इरिगेशन मतलब कि उसका फर्स्ट ही हमें पॉइंट दिखाना है कि जहाँ पे पानी का वेस्ट कम होगा एज का, और स्प्रिंकलर इरिगेशन में थोड़ा एज़ कम्पेयर टू ड्रिप ज़्यादा होगा. कि ड्रिप इरिगेशन में फर्स्ट उसका एक्सपेंस है पाइप का, तो वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर थोड़ा टाइम जाने के बाद ये सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा. स्प्रिंकलर में क्या होगा कि ये पूरा इरिगेशन मेथड है, उसको अरेंज करने के लिए जितना भी टाइम लग रहा है तो वो हमें एज़ कम्पेयर टू ड्रिप इरिगेशन में क्या लगेगा, वो थोड़ा कम लगेगा. कि यहाँ पे पानी का वेस्ट कम होगा और प्लांट जहाँ पे होगा वहाँ पे ही उसको पानी मिलेगा और बाकी की सॉइल है वो ड्राई रहेगी. पर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में क्या होगा कि प्लांट के अलावा भी जितनी भी सॉइल है तो ये पूरा स्प्रिंकलर है वो पूरा बारिश की तरह गिरता है, तो वहाँ पे उसके आसपास की जो लैंड है वो भी गीली हो जाएगी. ड्रिप इरिगेशन में वीड्स की टेंशन नहीं होती. क्यों? क्योंकि आसपास में पानी नहीं मिलेगा और जो वीड्स है वो भी ग्रो नहीं होंगी, और स्प्रिंकलर में वीड्स भी ग्रो होंगे. नाउ स्टार्टिंग विथ चैप्टर 2, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द शेप ऑफ पैरामीशियम. तो पैरामीशियम का शेप है वो कैसा है, चप्पल के जैसा है. सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजुआ. तो हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, वो है अमीबा और प्लाज्मोडियम. थर्ड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कलर आर फाउंड इन आल्गी. तो उसमें रेड, ब्राउन, ब्लू ग्रीन और ग्रीन कलर देखने को मिलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर विच डिजीज़ वॉज वैक्सीन इन्वर्टेड बाय लुइस पास्चर. तो लुइस पास्चर ने कौन सा डिजीज़ के अकॉर्डिंग में वैक्सीन किया था, तो वो है रेबीज़ के अकॉर्डिंग. फिफ्थ वन इज़ व्हाट इज़ द शेप ऑफ अमीबा. तो अमीबा का कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है शेप, वो पर्टिकुलर कोई भी शेप का नहीं होता है. नाउ स्टार्टिंग विथ गिव डिफरेंस. फर्स्ट इज़ यीस्ट एंड मोल्ड. यीस्ट है वो यूनिसेल्युलर है और मोल्ड है वो मल्टीसेल्युलर फंगस है. बाद में जो यीस्ट है वो कोई भी ऑक्सीजन के साथ या तो बिना ऑक्सीजन के साथ भी सस्टेन कर सकता है, पर मोल्ड है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है. बाद में ये यीस्ट है वो बेनिफिशियल है और मोल्ड है वो हार्मफुल है. सेकंड वन इज़ फंगी एंड आल्गी. फंगी है वो क्या है, क्लोरोफिल या तो अदर पिगमेंट के सेल से नहीं होता है, कि उसके अंदर दोनों नहीं होता है, या तो क्लोरोफिल भी नहीं होता है, दूसरे पिगमेंट्स भी नहीं होते हैं. आल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट्स होता है. फंगी है वो मोस्टली वाइट कलर का होता है और आल्गी है तो उसके हमने आगे ही देखे उसके डिफरेंट कलर्स भी हैं. फंगी की बात करें तो वो पैरासाइटिक या तो सेप्रोफाइट्रिक मोड में होता है और आल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होता है. थर्ड वन इज़ वायरसेस एंड बैक्टीरिया. तो वायरसेस की बात देखें तो वो वेरी माइन्यूट होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और बैक्टीरिया है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ भी देख सकते हैं. वायरसेस है तो उसका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है. बैक्टीरिया है उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है. वायरसेस है तो वो डेफिनेटली हार्मफुल होते हैं, और बैक्टीरिया है वो यूज़फुल और हार्मफुल दोनों हैं. चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट इज़ विच आर मेन मटीरियल्स. तो वो है ग्लास, नायलॉन, प्लास्टिक, नियोप्रिन, सीमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. कोई भी नाम देख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ आर्टिफिशियल फाइबर प्रिपेयर्ड. तो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं
तो उसको क्या होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर होता है। तो बाद में कॉटन है, जूट है, तो उसको केमिकल रिएक्शन करके बनाया जाता है। थर्ड वन इज़ विच सब्सटेंस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। तो ग्लास बनाने के लिए सिल्ली का यूज़ किया जाता है, जिसका सैंड है उसका फॉर्मूला है SiO2। सोडा ऐश जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है Na2CO3। एंड लाइमस्टोन के जिसको CaCO3 कहते हैं, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ नियोप्रीन। तो नियोप्रीन है जिसके ऊपर एसिड और पेट्रोल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो हाईली स्टेबल है। गिव डिफरेंस की बात करें तो उसमें नेचुरल रबर की बात करें तो ये सॉफ्ट होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। आर्टिफिशियल है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। एसिड, हीट, कोल्ड, पेट्रोल, ये सारी चीज़ की इफ़ेक्ट नेचुरल रबर के ऊपर होती है और आर्टिफिशियल के ऊपर नहीं होती। सेकंड है थर्मोप्लास्टिक के जो हीट करने की हीटिंग दे उसको, तो ये सॉफ्ट हो जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जिसके ऊपर कोई भी हीटिंग का प्रोसेस नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बाद में ये ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को, पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं ला सकते हैं। इसके थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल में देखें तो वो पॉलीथीन है, PVC है, पॉलीस्टायरीन एक्सेट्रा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल में देखें तो बेकेलाइट, मेलेमाइन है, वो इसके एग्जांपल हैं। थैंक यू।